अभी इसी वक्त दुनिया के किसी कोने में एक घर जल रहा है। कहीं एक माँ अपने बच्चे को मलबे से निकाल रही है, कहीं एक सैनिक ऐसी जंग लड़ रहा है जो उसने शुरू नहीं की, कहीं एक नेता एसी कमरे में बैठकर एक ऐसा फैसला कर रहा है जिसकी कीमत लाखों लोग चुकाएंगे। यूक्रेन में रूस से युद्ध चल रहा है, गाजा में हमास और इजराइल के बीच लड़ाई हो रही है, अफ्रीका में सूडान भी युद्ध में जल रहा है, म्यांमार में सेना अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है, और दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक नया खतरनाक टकराव शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये जंगें कहाँ हो रही हैं, सवाल सिर्फ यह है कि ये जंगें एक साथ क्यों हो रही हैं। आपको शायद लगता होगा युद्ध कोई पुरानी बातें हैं, इतिहास की किताबों में बंद, लेकिन एसलेट जो दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रैक करता है, उसके अनुसार वर्ष 2023 में 1,80,000 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज हुई, यानी हर घंटे 20 से ज़्यादा। आज दुनिया भर में दर्जनों कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े युद्ध ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आम इंसान की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास और ईरान का टकराव, यमन का प्रॉक्सी वार, सूडान और म्यांमार के गृह युद्ध, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का बढ़ता हुआ तनाव। लेकिन ये सारे युद्ध अचानक शुरू नहीं हुए, इनकी जड़ें कई सालों और कई मामलों में कई दशकों पुरानी हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अगर कोई एक संघर्ष जो पूरी दुनिया की राजनीति को लंबे समय से प्रभावित कर रहा है, वह है इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। इसकी जड़ें लगभग कई सदी पुरानी हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में आया, जिसे ब्रिटिश ऑफ मैंडेट फिलिस्तीन के नाम से जाना गया। इसी समय यहूदियों और अरबों के बीच इस भूमि पर अधिकार को लेकर तनाव बढ़ने लगा। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2 देशों में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य, लेकिन यह योजना कभी लागू नहीं हुई। 1948 में इजराइल नाम के नए देशों की घोषणा हुई और इसी के साथ पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के बाद लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो गए। फिलिस्तीनी इसे कहते हैं नकबा, यानी तबाही। अगले दशकों में कई बड़े युद्ध शुरू हुए। 1967 सिक्स डे वार, 1973 योम किपुर वार। 1967 के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया। तब से यह क्षेत्र संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। समय के साथ इस संघर्ष में नए गुट शामिल होते गए। फिलिस्तीन की तरफ में से हमास, जो गाजा में सक्रिय है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। As Israel continues to count its dead from Hamas's surprise attack, its military is revealing some of the horrific ways people died. लाखों लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों क्षेत्रों में से एक है। यहाँ अस्थिरता बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा कीमतें और व्यापार मार्ग प्रभावित होते हैं। भारत के लिए, जो अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, यह संघर्ष सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारे रसोई में, हमारे पेट्रोल पंप पर, हमारी इकोनॉमी में महसूस होता है। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह एक ऐसा संघर्ष है जो दशकों से पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को लगातार प्रभावित करता रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक है यमन का युद्ध। यह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था, जब हौथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पे कब्जा कर लिया। देश 2 हिस्सों में बट गया, एक तरफ हौथी विद्रोही, दूसरी तरफ मान्यता प्राप्त सरकार। मार्च 2015 में सऊदी अरबिया के मिलिट्री अलायंस ने इसमें हस्तक्षेप किया और यहीं से यह संघर्ष गृह युद्ध से बढ़कर बन गया प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार का मतलब प्रॉक्सी युद्ध। 2 बड़ी शक्तियाँ सामने से नहीं लड़ती, वो किसी तीसरे देश या किसी गुट से लड़ती है, पैसा देकर, ट्रेनिंग देकर या हथियार देकर। यमन में एक तरफ सऊदी अरबिया तो दूसरी तरफ हौथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है। लगभग 1 दशक से चल रहे इस युद्ध ने यमन को भीतर से खोखला कर दिया। लाखों लोग विस्थापित हो चुके
करोड़ों लोगों को भोजन और स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है। यह दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है और इसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहता है। यमन के पास स्थित है रेड सी और बैब एल मैंडेट स्टेट, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 10% गुजरता है। जब यहाँ हमले बढ़ते हैं, जहाज़ों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, जिससे व्यापार की लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। भारत और यूरोप के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसलिए यमन का युद्ध भारतीय व्यापार, तेल आपूर्ति और शिपिंग कॉस्ट पर सीधा असर डालता है और यहीं से शुरू होता है एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल असर। 24 फरवरी 2022 यूरोप ने वो देखा जो उसने दशकों से नहीं देखा था। एक देश दूसरे देश पर फुल स्केल सैन्य आक्रमण कर दिया। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, लेकिन ये कहानी 2022 में शुरू नहीं हुई। 2014 में यूरोप में बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें यूरोमैडन आंदोलन कहा जाता है। सरकार बदलने के बाद रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबस में रूसी सेपरेटिस्ट समूह और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गए। यह संघर्ष कुछ दिन तक लगातार चले, फिर 2022 में सब कुछ बदल गया। रूस ने दावा किया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो के और करीब जा रहा था। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। रूस को डर था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो पश्चिमी सैन्य ताकत उसकी सीमाओं तक आ जाएगी। पश्चिमी देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिका और यूक्रेन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन को हथियार और पैसा मिलने लगा और आज यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, यह एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव में बदल चुका है। रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूं की आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। युद्ध शुरू होते ही कई देशों में अनाज की कमी हो गई। ऊर्जा बाजार हिल गया, क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है। भारत के लिए एक तरफ महंगाई का दबाव, दूसरी तरफ एक मौका भी था। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। यह युद्ध सिर्फ यूरोप का संकट नहीं है, यह एक ऐसा जंग है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एशिया में हमारे पड़ोस में एक देश भीतर से टूट रहा है, म्यांमार। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सैन्य ताकत ने बलपूर्वक उन्हें कुचल दिया। लेकिन इस बार लोगों ने हार नहीं मानी। लोकतंत्र समर्थक नेताओं ने मिलकर एक वैकल्पिक सरकार बनाई, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। सेना ने खुद को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल घोषित किया और धीरे धीरे यह संघर्ष एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया। भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। संघर्ष के कारण शरणार्थी भारत आ रहे हैं। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा, तस्करी, हथियारों की आवाजाही जैसी चुनौतियां बढ़ी है। इसके अलावा यह संघर्ष भारत के ईस्ट एक पॉलिसी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार समस्याओं को भी प्रभावित कर रहा है। म्यांमार का गृह युद्ध सिर्फ एक देश का आंतरिक संकट नहीं है, यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर रहा है। अफ्रीका में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसके बारे में दुनिया उतनी बात नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए। 15 अप्रैल 2023 सूडान की दो शक्तिशाली सैन्य ताकतों के बीच सत्ता परिवर्तन अचानक से हिंसक टकराव में बदल गया। यह संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ। 2019 में सूडान के दशकों पुराने शासक उमर अल बशीर को सत्ता से हटाया गया। इसके बाद सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता साझा करने की अस्थायी व्यवस्था बनी।
लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया जब तक कि खार्तूम की सड़कों पर गोलियां चलने लगी। आज यह अफ्रीका के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, अस्पताल और बुनियादी ढांचे तबाह हो गए, मानवीय सहायता पहुंचना बेहद मुश्किल। सूडान रेड सी क्षेत्र के पास है, जो वैश्विक समुद्री में व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सूडान और उसके पड़ोसी देशों के पास सोना, तेल और खनिज संसाधन भी हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की नज़र हमेशा इन पर बनी रहती है। सूडान का गृह युद्ध सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जो अफ्रीका की स्थिरता को हिला दिया है। दक्षिण एशिया में हमारे और भी करीब एक नया और खतरनाक संघर्ष उभर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनकी जड़ें लगभग कई सालों पुरानी हैं, लेकिन 2025 के बाद स्थिति और तेजी से बिगड़ने लगी। पाकिस्तान का आरोप है तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के अंदर से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। TTP एक अलग संगठन है, लेकिन इसकी विचारधारा अफगानिस्तान की तालिबानियों से मिलती जुलती है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया, TTP के नेता को निशाना बनाते हुए। बदले में अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की, सीमा पे झड़प शुरू हो गई। 2026 में यह तनाव और बढ़ गया, पाकिस्तान ने और कई हवाई हमले किए। अफगान सरकार ने इसे अपने संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है। यह क्षेत्र लंबे समय से आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और अस्थिरता से प्रभावित रहा है। यह संघर्ष सिर्फ दो पड़ोसी देशों का विवाद नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जो पूरी दक्षिण एशिया की सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। मिडिल ईस्ट में एक और टकराव है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी जड़ें कई दशकों पुरानी हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और इजराइल के रिश्ते टूट गए। इसी दौरान ईरान और इजराइल भी एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन गया। यह टकराव सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में बाहर आता रहा, जहां ईरान पर आरोप लगता है कि वह हिजबुल्लाह, हौती विद्रोहियों को और भी आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। लेकिन 2025 में यह और भी खतरनाक हो गया। इजराइल और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव हो गए, मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। फिर 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर संयुक्त हमला किया। ईरान ने जवाब दिया। अमेरिका और इजराइल की कई ठिकानों पे ड्रोन हमले और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वैश्विक ऊर्जा तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें अचानक से उछाल मार सकती है, वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के लिए, जो अपनी तेल जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आयात करता है, इसका सीधा असर पड़ सकता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका टकराव एक क्षेत्रीय टकराव नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला कर रख सकता है। और जब दुनिया के इतने सारे हिस्सों में एक साथ युद्ध चल रहा है, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या इन सब जंगों के पीछे कोई बड़ा ग्लोबल पैटर्न छिपा हुआ है? जरा एक पल के लिए पीछे हटकर सोचिए। यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, ईरान हौती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है, गाजा में इजराइल अमेरिकी हथियारों से लड़ रहा है, सूडान और म्यांमार में बाहरी शक्तियों के अपने अपने हित हैं। ये सब अलग अलग जगहों के अलग अलग जंगे हैं, लेकिन इन्हें एक साथ देखा जाए तो एक पैटर्न दिखाई देता है। पहला कारण, ग्रेट पावर दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरे तरफ रूस और चीन। रूस यूक्रेन का युद्ध इसी टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां दोनों खेमें आमने सामने आ गई। दूसरा कारण है रीजनल पावर कॉन्फ्लिक्ट। मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और सऊदी अरबिया तीनों क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यमन का युद्ध और ईरान इजराइल टकराव इसी प्रतिस्पर्धा के नतीजे हैं। तीसरा कारण है कमजोर और अस्थिर राज्य। जब किसी देश की सरकार
कमज़ोर हो जाती है तो उसका खालीपन कोई ना कोई भर देता है। सूडान और म्यांमार इसके उदाहरण हैं। दुनिया में आज चल रहे कई युद्ध अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की ताकतें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज की दुनिया में कोई एक बड़ा विश्व युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन हम पूरी दुनिया को एक साथ देखें तो अलग अलग महाद्वीपों में एक साथ कई जंगें चल रही हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन की लड़ाई, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और उनके सहयोगियों के बीच टकराव, अफ्रीका में सूडान का गृह युद्ध, एशिया में म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का संघर्ष। इन सभी युद्धों की अपनी अलग कहानियां हैं, लेकिन इनके पीछे वही बड़ी कारण दिखाई देते हैं। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय शक्तियों का संघर्ष और कमजोर सरकारें। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया एक अस्थिर युग में प्रवेश कर रही है। इस दौर में एक बड़े विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन कई छोटी छोटी जंगें विश्व को अस्थिर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वर्षों में संघर्ष और बढ़ेंगे या फिर दुनिया इन संकटों को संभाल कर एक नए स्थिर युग की तरफ लौट पाएगी। इस वीडियो में हमने दुनिया भर के बड़े युद्धों के बारे में समझा, लेकिन एक सवाल बाकी है, इन सब का भारत पे क्या असर पड़ रहा है? क्या भारत सेफ है? अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, अगला वीडियो इसी पे होगा। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और डीप डाइव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।